उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, देहरादून से खबर, जहां अकील अहमद ने अब अपने बयान पर सफाई दे दी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले बयान पर अकील अहमद ने सफाई दी है। कहा है कि बड़े नेताओं ने इस पर कोई मंजूरी नहीं दी है, मैंने तो सिर्फ अपनी तरफ से एक सुझाव रखा था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अकील अहमद। अकील अहमद ने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। हमारी थोड़ी है भाई, सरकार अभी थोड़ी है हमारी, पास हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो खाली हमने बोला कि भाई अगर हो सके तो मांग रखी है जो है, कोई ये नहीं कि हमने ये कर दिया कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो आपका भी तो बयान को स्टैंड रखा होगा। आज बयान से बदल जा रहे हो, कल क्यों दिया फिर बयान? नहीं, मैंने क्या बयान दिया? आपने देखा मेरा बयान? खोली जाएगी और इसमें सहमति दी है इन लोगों ने। भैया मैंने 60 डिमांड रखी, मेरे पास अभी भी है वो, मतलब डिमांड है ना। मैंने डिग्री कॉलेज की डिमांड रखी। हाँ, मैंने मांगा, मैंने उनसे कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए, मैंने ये नहीं ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार नहीं मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोला मेरे को, भी सरकार आने पर कहा कि बात करेंगे। इससे पहले अकील अहमद ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस संगठन के सामने ये मांग रखी थी कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। आपको सुनवाते हैं अकील अहमद ने उस दौरान क्या कुछ कहा था और बाद में वे क्या कहने लगे। बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र में प्रोग्राम है वो शिक्षित हो सके। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला यही सब चीज़ें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीज़ों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है, तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि एक यूनिवर्सिटी जो है अगर बन जाए तो बेहतर है। भाई इसमें क्या बुरा कर दिया मैंने? सर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बोला था, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना अगर जो है बन जाए, मांग की थी। हालांकि मेरी किसी से बात नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि हरीश रावत ने भी यस कर दिया, प्रभारी जी ने भी यस कर दिया, उसमें उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैंने खाली मांग रखी है। तो ये दोनों बयान हमने आपको सुनाए हैं। अकील अहमद ने पहले क्या बयान दिया था और उसके बाद किस तरह से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मात्र ये उनका सुझाव था, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का जो बयान था उस पर अकील अहमद की सफाई आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये मात्र एक सुझाव था जो उन्होंने रखा था, उन्होंने मांग रखी थी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरह से इस बयान को देखा जाए? चुनावों से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग और उस पर अब सफाई भी आ चुकी है, लेकिन ये जो मांग है और ये अलग से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का विचार आखिर किस तरह से लिया जा रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो बयान था जो आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, ये सहसपुर में उन्होंने बयान दिया था। सहसपुर से जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके बगल में बैठे हुए थे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की थी। लेकिन अब उन्होंने अपना जो है बयान पलट कर ये कहा है अकील अहमद ने कि उन्होंने सिर्फ एक मांग की है, जबकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी होना है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे भी हमने इस मसले पर बात करनी चाहिए, लेकिन सभी कांग्रेस के नेता अभी फिलहाल इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जिसकी वजह ये भी मानी जा सकती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कांग्रेस खोना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि इस पर कुछ बोलने के अभी पक्ष में कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं हैं। अकील अहमद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका बयान अपने आप में मायने रखता है। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की और एक जनसभा के दौरान तमाम लोगों के बीच भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उनके तमाम नेताओं से बातचीत हुई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इसको लेकर वो अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन अभी इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोच रहे हैं, क्या उनके घोषणा पत्र में वास्तव में देहरादून के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात को कहने से बच रहे हैं और अभी घोषणा पत्र बाकी है जो कांग्रेस का आज ही आना है। प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा है, कुछ देर में प्रियंका गांधी यहाँ पर जनसभा पर पहुंचने वाली हैं, जहाँ से वर्चुअली सबके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल है, अकील अहमद ने अपनी इस बयान को जब जिस तरीके जनता के बीच रखा और जिस तरीके से मीडिया के बीच रखा, दोनों में विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है और वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग रखी है, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, जहां धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग रखना कितनी जायज है?
वहीं कांग्रेस नेता अकील अहमद के इस बयान पर अब सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं आरेंद्र शर्मा, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरेंद्र शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर किसी की निजी राय ये हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जरूरत के हिसाब से ही काम करेगी। कार्यकर्ता की कोई अपना विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है सभी को, बच्चे ऑलरेडी हमारे यहाँ पर सबसे, जब कांग्रेस की सरकार थी सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान हमारे एरिया में ऑलरेडी, तो उसमें सभी जो है बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति का निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारा सामूहिक निर्णय कि क्षेत्र के विकास के लिए और क्या डिग्री कॉलेज खोले जाए, वो आवश्यकता के बाद जो है उनको अवश्य खोला जाएगा। लेकिन जो है ऐसा कोई विशेष जो है कांग्रेस की न घोषणा पत्र में है, ना कोई हमने डॉक्यूमेंट विजन दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी के पर्वत प्लान की। उत्तराखंड में आज जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले वे एक वर्चुअल रैली भी करेंगी। सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ ये वर्चुअल संबोधन होगा। प्रियंका गांधी अपनी सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगी वर्चुअली। आज घोषणा पत्र कांग्रेस का आने वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा की आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करने जा रही हैं। वर्चुअल रैली भी इससे पहले की जाएगी। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, कब ये वर्चुअल रैली होनी है और कितने बजे मैनिफेस्टो आज जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी का इंतजार है। जिस वक्त जिस जनसभा में प्रियंका गांधी को आना है वहां पर उनका इंतजार हो रहा है। कुछ देर में प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी और जो तमाम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके स्वागत के लिए यहां पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब प्रियंका गांधी यहां पर आएगी तो उनका अभिवादन करने के लिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगी, क्योंकि सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दून स्कूल प्रियंका गांधी गई, वहां पर उनका निजी कार्यक्रम था और उसके बाद अब जनसभा स्थल प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। सबसे पहले वो वर्चुअली रैली और जनसभा तमाम उन कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी। 70 की 70 विधानसभाओं में इसकी व्यवस्था की गई है। हर एक विधानसभा से 1-1 हजार लोग जुड़ेंगे, यानी कि 70,000 लोगों के साथ देहरादून के जनसभा स्थल से प्रियंका गांधी वर्चुअली जुड़ेंगी। और उसके बाद कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको भी प्रियंका गांधी जारी करेंगी। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर अहम दिन है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार 2022 के चुनावों से पहले क्या वादे होते हैं, क्या लोक लुभावने वादे लेकर कांग्रेस आएगी ताकि उन्हें सत्ता में इस बार वापसी हो सके। 2017 की करारी हार के बाद इस बार का मैनिफेस्टो कांग्रेस का दावा है कि काफ़ी सोच समझ के बाद बनाया गया है। हर एक वर्ग की राय ली गई है, जिसके बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस का, जहाँ से प्रियंका गांधी वर्चुअली कांग्रेस के साथ जुड़ेंगी, तमाम जो 70 विधानसभाओं में जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ अंदर से की गई है। यहाँ से सभी 70 विधानसभाओं के लिए प्रियंका गांधी यहाँ से जुड़ेंगी और ये वो स्थल है, देखिए हम दिखा रहे हैं, जहाँ से जो सामने LED लगा रखी है, यहाँ से तमाम लोग जुड़ेंगे जो 70 विधानसभाओं से प्रियंका गांधी को यहाँ से तमाम। बिल्कुल, जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेगी तब भी हम रवि आपके माध्यम से तस्वीरें देखेंगे, दिखाएंगे। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है, सीधा वहीं लिए चलेंगे। विधानसभा प्रभारी विनोद त्यागी जी, मंडल अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र तेवतिया जी, सुंदरलाल तेवतिया जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लक्ष्मी राज सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रथम चरण के चुनाव का मतदान 10 फरवरी को संपन्न होगा। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहा है और पहली बार ऐसी परिस्थिति है। तो बुलंदशहर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वहीं अब बात उत्तराखंड कांग्रेस की कर लेते हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, जहां वे वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगी। वर्चुअल संबोधन उनका होगा और बताया जा रहा है कि तकरीबन सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी वर्चुअली जुड़ेंगी। और उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
प्रियंका गांधी आज जहां अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी, मैनिफेस्टो पर अपना पक्ष भाजपा इस बीच रखेगी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आएगा उस पर भाजपा अपना पक्ष रखेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से भी की जाएगी। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग कार्यक्रम उत्तराखंड में भी चुनावों के मद्देनजर चल रहे हैं। आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है देहरादून में, जहां आज प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देहरादून से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं। और रवि केंतुरा वहीं हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, थोड़ा और जानकारी दें इन तस्वीरों के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी जनसभा स्थल पर पहुंच चुकी हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अभिवादन के लिए खड़े थे और उनका अभिवादन प्रियंका ले रही हैं। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं और कांग्रेस के तमाम लोगों में उत्साह भी है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद है, सह प्रभारी दीपिका पांडे यहां पर मौजूद हैं। और जो तमाम लोग प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे, अब प्रियंका यहां पर आई हैं और सभी का अभिवादन प्रियंका गांधी स्वीकार कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी तमाम लोगों से मिल रही हैं। और क्योंकि आज का अहम दिन है कांग्रेस के लिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी और आज उन्हीं के हाथों उत्तराखंड का मैनिफेस्टो जारी होना है। और उससे पहले वर्चुअल जनसभा और रैली भी प्रियंका गांधी करेंगी। 70 विधानसभाओं में 70,000 लोगों के साथ प्रियंका गांधी जुड़ने जा रही हैं। तो आज का महत्वपूर्ण दिन है। प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ से रैली और जनसभा को संबोधित करने का है, जो वर्चुअली, क्योंकि 1000 की जो कैपेसिटी है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं देहरादून में। और इसके अलावा जो 70 विधानसभाएं हैं वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में LED स्क्रीन लगाकर 1000 लोगों की गैदरिंग वहाँ पर की है, जहाँ से सभी लोग प्रियंका गांधी को सुन सकेंगे। तो इससे पहले जनसभा और रैली को संबोधित प्रियंका गांधी करेंगी। प्रत्याशी और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम प्रियंका करेंगी। और स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, देहरादून आई है। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि आज का मैनिफेस्टो प्रियंका गांधी यहाँ से जो है जारी करेंगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँच चुकी हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से जो अंदर वर्चुअली रैली और जनसभा को संबोधित करेंगी। तमाम विधानसभाओं के साथ वर्चुअली प्रियंका गांधी जुड़ेंगी। देहरादून में भी तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ से उनको सीधे सुन सकेंगे। और इसके साथ ही 70 विधानसभाओं तक प्रियंका गांधी कनेक्ट होंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र जो है वो वर्चुअल रैली के बाद जो है यहाँ से करेंगे। हरीश रावत के साथ इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनके अभिवादन के लिए मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के यहाँ पर वो मौजूद हैं और जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो मौजूद हैं। और इसके बाद सीधा अभिवादन लेने के बाद प्रियंका यहाँ से वर्चुअली रैली के लिए जो जहाँ पर व्यवस्था की गई है वहाँ पर प्रियंका गांधी जाएंगी। और इसके बाद वो तमाम जो 70 विधानसभाएं हैं वहाँ पर उन लोगों के साथ जुड़ेंगी और अपने कार्यकर्ताओं में इस वक्त चुनाव से पहले जोश भरने का काम प्रियंका गांधी करेंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के लिए। और प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आए तो उससे पहले वो दून स्कूल गई। दून स्कूल में उनके एक निजी बैठक थी, निजी कार्यक्रम था, वहाँ पर वो मिली हैं क्यों। और उसके बाद अब वो यहाँ पर जनसभा स्थल पर आई हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही हैं। और प्रियंका गांधी का ये दौरा चुनाव से ठीक पहले बहुत अहम है कांग्रेस के लिए। और इस अहम दौरे को ही देखते हुए आज पूरी व्यवस्थाएं कांग्रेस ने यहाँ पर की हैं। अब अभिवादन का जो कार्यक्रम था वो उनका समाप्ति की ओर है। और इसके बाद अब प्रियंका गांधी वर्चुअली यहाँ से जो जनसभा है उसको संबोधित करने के लिए भीतर जाएंगी, संबोधित करेंगे। और उस दौरान भी वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रवि, फिलहाल यहाँ पर अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। जो लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी के रण में आज बीजेपी के 2 दिग्गज उतरे हुए हैं, जहां अलीगढ़ में है अमित शाह और वहीं बात करें बुलंदशहर की तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है। क्या होगा, कैसे करेंगे, मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया। और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे, मगर पिछड़ा समाज को
उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि काम। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए, वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे, बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी कि उनके जीते जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय। और मेरे लिए, मैं अतरौली दूसरी बार आया हूं, मेरे जीवन में बड़ी रोमांच करने वाली बात होती है। इस धरती पर पग रखता हूं तब बाबूजी की याद सदैव मुझे आती है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब कि पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये 14, 17 और 19 का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश के किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। यहाँ सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं करता। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के राज में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा है। अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के घर में कभी शौचालय आता क्या? बताइए, आता क्या? हर गरीब के घर में बिजली पहुंची है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या? जोर से बोलिए, आती क्या? हर गरीब की महिला के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है भाई, पहुंचा है नहीं पहुंचा है? पहुंचा है नहीं पहुंचा है? अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? 5 लाख तक की सारी बीमारियों का इलाज, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। मुझे बताइए माताओं, बहनों, भाइयों, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्यवस्था करी थी क्या? जोर से बोलिए, करी थी क्या? हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में कार्ड, हर घर में लाइट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो
सबने लिए ना, एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया, मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो एक तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो भाई, बच पाते क्या? बच पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ की जनता को टीके का सुदर्शन चक्र लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम। भाइयों बहनों, जब कोरोना आया तो रोजगारी गरीब की छीनी जाएगी। लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, कल कारखाने बंद हुए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। गरीब क्या खाए? जो हर रोज लाकर हर रोज खाता था, उसके खाने के लाले पड़ने लगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है। कमल के फूल पर मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में आई है। उनके बच्चों के पेट भरने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे साच अर्थ में बताइए, सपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम। आप मुझे बताइए, बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। बताओ आप, आएगा क्या? ये भाई बैठ जाओ तुम। ओ, ये मीडिया वालों को बुलाओ तो जरा, बैठ जाओ भैया, बीच सभा में क्या कर रहे हो आप? बैठ जाओ नीचे। ये कैमरामैन बैठ जाओ। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की कटौती, लूट में 69% की कटौती, हत्या में 29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 20% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, मित्रों आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, ये विरोध करते अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370? इस तरह से वोट बैंक की राजनीति। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जवालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया। दुनिया भर में संदेश भेज दिया कि भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं। मित्रों, ये अपना अलीगढ़, मैं तो गुजरात से आता हूं, आज भी गुजरात में ताला लाना है तो कोई ऐसा नहीं कहता है ताला लेकर आओ, ऐसा कहते हैं अलीगढ़ का ताला लेकर आओ। कहते या नहीं कहते देश भर में? जरा जोर से बोलो ना भाई। ये अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री को ये बुआ भतीजा ने ताला लगा दिया था। लगाया था या नहीं लगाया था? फैक्ट्रियां बंद थी या नहीं थी? एक जिला एक उत्पाद हमने हमारे घोषणा पत्र में लेकर आए। ताला उद्योग को बढ़ावा देकर अब सैकड़ों ताले बनाने की फैक्ट्री फिर से अलीगढ़ में शुरू हो गई है। मित्रों, फिर से शुरू हो गई। ये काम भारतीय जनता पार्टी, ये राहुल बाबा है, इनको मालूम नहीं है, अभी अभी घूमने निकले हैं, उनको मालूम नहीं है